18वां प्रश्न मैं तो यहाँ से पढ़ सकता हूँ। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नेटिक और डेल्टा डिसाइड द एक्चुअल कन्फिगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, तो पहली बात ये पूछता है कि व्हाट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसे कहते हैं, और इससे d ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे डिसाइड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पता चलता है। कुल मिला के तुम्हें बता दूं किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि CFT को थ्योरेटिकली लिखो, पूरी CFT थ्योरेटिकल लिखनी है। और पूरी CFT को थ्योरेटिकल लिखने का मतलब है 10 से 12 पन्नों में लिखना, मतलब 10 से 12 लाइनों में लिखना, कम से कम 10 से 12 लाइन है पढ़ना पूरी वो कॉपी की जो अपने उसमें आती है, अपने पेपर की जो कॉपी होती है लंबी लंबी सी, कम से कम 10 से 12 लाइनें और 15 लाइनें झटके लिखना कि पूरी CFSE क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को थ्योरेटिकली ड्राइव करना, बताना कि उसमें डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, रिपल्शन ग्रेडिएंट होता है तो वो डी जनरेट तोड़ देते हैं, फिर टूट के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर रिपल्शन की वजह से उनके बीच में जो गैप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कहते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो ऊपर कौन से जाएंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल होंगे तो ऊपर कौन से जाएंगे, EG, और अगर टेट्रा होंगे तो ऊपर कौन से जाएंगे, D2G, और उसका इलेक्ट्रॉन बदलने होते हैं। तो बहुत लंबा काम है लिखने वाला, इसलिए मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक सीधी आंसर भेजूंगा, बस बात करता हूँ। क्योंकि वो ना बहुत मतलब तुम्हें लगता है लेकिन बोरिंग हो जाता है, मतलब मैं लिख पे चला जाऊँगा आंसर कि हुज महात्मा गांधी एंड ऑल, लंबा और कहानी खत्म नहीं होने पे आती है, ठीक है। इसलिए मतलब बहुत चुभने वाली बातें हो जाती है, मतलब बहुत बोरियत सी फैलती है उन चीज़ों में। इसीलिए उस थ्योरेटिकल आंसर को तभी देखेंगे सभी लोग अपने एकदम असली काम पर पहुँचे, ठीक है, असली काम पर। और असली काम ये है कि क्वेश्चन नंबर 19 करें सभी और पता लगाएं कि CrMs3 पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, क्यों, सॉल्व करके बिल्कुल बढ़ते से निकालो। चलो इसके पैरा डाई का चक्कर बता दो, तो मैं तुम्हें कुछ अपने शब्दों में बताऊंगा, पहले तुम कर लो 19। अब किससे करोगे ये तुम्हारी ऐड है, क्या तुम CFT करना चाहोगे कि VBT? वैसे CFT अच्छी चॉइस होती है, CFT से किया करो जब भी करो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अच्छी चॉइस है, लास्ट वाली, और ऊपर जाना नीचे आने वाला चक्कर है, वो करो। उसमें हम बता पाते हैं कि डी ऑर्बिटल्स में कुछ नहीं आया, ये सब आया, वो सब आया, तो वही करो पहले, तो पीछे लेते हैं और वो गेट लगाते हैं। हाँ 19 नॉन स्टॉप जाने दो है ना, स्पीड से, CFT से ही करना। NH3 वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, CR के साथ NH3 वीक की स्ट्रॉन्ग, देख लेना आराम से, ढूंढ ढांड के करना तरीके से, बड़े तरह से। इसमें याद करने पड़ेंगे, याद करो, मानो बात। मुझे सभी लोग क्रोमियम का नंबर बता दें। 24 है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन हो जाएगा 18, तो आगे तक जाएंगे। उसके बाद में 4s1 और 3d5। और निकेल का नंबर कितना है, 28, यानी कि 18 आगोन तक जाएंगे, 4s2 और 3d8। बहुत छोटी सी बात ये भी है, अगर CR +3 की स्टेट में है, +3 में तो कितने बचे, 4s 0 और 3d में कितने रह गए, 3।
3 निकल गए ना टोटल, एक वहां से 2 यहाँ से, और निकल है +2 की स्टेट में, तो अपने पास में 18 है, तो इसमें सेफ थे 4s, 0 और 3 डी में कितने हैं 8। अब भरो इनको CFT की तरह से, इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। हाँ भाई यहाँ पे 6 है, ऊपर कौन जाएगा, ऊपर कितने जाएंगे 6 में, ऊपर कौन सा सेट जाता है, T2 की EG, तो ऊपर जाएगा EG 6 है, तो ऊपर EG और नीचे कौन सा T2G। दोबारा से यहाँ पे 4 है, तो अपने पास में 1 2 3 4 5, थोड़ा सा सेट किया 1 2 3 4 5, और ऊपर कौन जाएगा, और नीचे ये वाले। अब भरने का नंबर लगेगा इनका, ठीक है, ध्यान से भरेंगे। तो मैं इसमें कितने भरने हैं 3, अगर 3 भरे जाते हैं तो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कैसा ही वाला अनपेयर्ड है, तो कैसा है पैरामैग्नेटिक। अच्छा इसका मुझे चक्कर डाउट बहुत ज़्यादा है मुझे इसका, तो तुम्हें पहली बात ये कहता हूँ, देख भाई 8 है तो कैसे भरे जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, आगे बता 5 6 7 8, तो ये भी पैदा हो गया फिर तो। स्ट्रॉन्गली करना ना, पेयरिंग कर दो दी, पहले नीचे के भर दिया ना, हो गई ना पेयरिंग। ये उससे ऐसा क्यों कह रहा है कि साहब ये डाईमैग्नेटिक आना चाहिए और ये पैरामैग्नेटिक है, इसका तो पैरा का तो लॉजिक बिल्कुल साफ है कि 3 आ रहे हैं, ये वाला क्यों ऐसा है। कर लिया तुमने, इसको ऐसे कर लिया, मतलब तुम यहाँ या तो बात सीधी थी वैसे, अगर तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन में आए तो बात थोड़ी गड़बड़ की है। हाँ भाई अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8 है, ये लिगेंड कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग है तो इस बात का क्या मतलब है, पहले नीचे वाले पूरे भरे जाएंगे और उसके बाद ऊपर जाओगे, वीक होगा तो पहले एक ऊपर का चक्कर और एक नीचे का चक्कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरे जाएंगे। और तो बात है कि डाईमैग्नेटिक क्यों कह रहा है उसको लॉजिकली। अब मैं तुम्हें इस कहानी को एकदम सही तरह से सेट करके निकालने के लिए तुमसे दोबारा कहता हूँ, अभी बात दोबारा करना है ऐसे BBT से, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सॉल्व करो, दोनों को दोनों साइड में लिखो, करो, उसमें आसानी की नीड देंगे सवाल, तो उसमें करो तो सही, साइंटिस्ट बनना सीखो, बातों में पेच निकालना सीखो, उनको अटेम्प्ट देना सीखो, तो आधा करेगा। एक बात बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी इससे, अपने आंसर लाने के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है।
+3 कैसे बनेगा, +3 बनने के लिए तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, कहाँ से निकलेगा, एक इसमें से और 2 इस वाले में से। तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, निकाल पाई 1 2 3 5, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब 4s में से एक जाएगा, 4b तो पहले से खाली है और 3d का पता नहीं है, इसमें से 2 जाएंगे, एक इसमें से 2 इसमें से, तो इसमें कितने बचे रह जाएंगे कुल मिला के 3। और ये वाला +2 में है तो निकल में से तुम्हें 2 निकालने हैं, 2 कहाँ से निकल जाएंगे, इसमें से निकलेंगे, और जैसे 2 इसमें से निकलेंगे 18 तो आगे रहने ही रहने। उसके बाद में 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 और 8, ये पूरा खाली हो चुका है, ये वाला इधर आ चुका है। अब काम की बात बताओ, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा। अगर पेयरिंग करेगा तो एक ही तो पेयरिंग बनेगी, एक खाली बचेगा। और ये वाला कैसा लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा और कोई खाली, वहाँ खाली बचेगा तो कैसा बैठा, पैदा, और यहाँ नहीं बैठा तो कैसा, तो फिर उससे गड़बड़ क्यों हो गया। ये तो खेल है, तो अपने आंसर फिट बैठाने हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा पेच चढ़ाना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी और है जो थोड़ी सी पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बात ये कि हमें ना बहुत बार ना सवाल करने के बाद पता चलता है कि यार उसको अटेम्प्ट देने का सही तरीका ना वीबीटी था। क्वेश्चन को देख के अपने रूप बदलने पड़ते हैं, अक्सर बदलने पड़ते हैं। इसलिए सीएफटी से करने को पहले बोला तुम्हें समझाने के लिए कि ना ग्राउंड रियलिटी में उतरना सीखो, है ना, ज़्यादा कसमों मत चलना, तुम्हें बस सॉल्यूशन को सही जगह तक लेके जाना है। अब अपने आप तुमने किया, ऑटोमेटिकली यहाँ से सही बैठा एकदम बढ़िया तरह से। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैदा और डाई की सबसे पहली बेसिक बुनियाद वीबीटी के द्वारा रखी गई है, तो वीबीटी से ही सॉल्व करने का प्रयास करना। और जब भी डी ऑर्बिटल्स फिल करने की बात आएगी कि डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, तब सीएफटी का यूज करना बेसिकली। हालांकि इसको सीएफटी से कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पेच एक चीज को लेकर इस वजह से, मैं सब में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं थ्योरीज में, ये सभी एक्सेप्शन चले जाते हैं थ्योरीज पे। खैर बाद इन सारी बातों को सेट कर दूंगा मैं। 5.20 का है। कलर है, कलर के लिए क्या यूज करोगे, सीएफटी लगाए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मुझे उस बात की चिंता है नहीं ज़्यादा। सीएफटी कलर की बात चल रही है, सीएफटी का इस्तेमाल करो, बिल्कुल लिख के ना, देखो हड़बड़ी में नहीं कि मैं 10 लोगों से पहले करके बैठूंगा तभी मेरा सवाल माना जाएगा कि मैंने कर लिया है। कल भाई अपने आप से एक तो निकाल कम से कम।
ज़्यादा खेलना निकल के सामने गड़बड़ है, तो पिछले में भी हुआ अब भी होगा। बन गया, आंसर बन गया। अब बताओ पहले वाला कैसा है? नहीं कलर्ड है, कलरलेस क्यों? दूसरा वाला क्यों? तो उसका कलरलेस क्यों है? हाथ में लॉजिक साफ है, मतलब क्यों गड़बड़? साफ पिछली बार भी तो यही था ना, से मतलब तो 19वां भी से मेरिट कताई थी, उसमें भी यही सवाल है। देखो NaCl4, इसमें भी NaCl4, यहाँ पे भी 6 थे, यहाँ पर भी 6 थे। तो कुछ तो ऐसा है ना जो हमें हमेशा फंसाता ही फंसाता है। तो फंसाने वाली बात मैं साफ कर देता हूँ। एक्चुअली ऐसा कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है, बस साइंटिफिक मतलब थ्योरेटिकल लॉजिक है थोड़ा सा। जैसे ये वाला कैसा लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के होने पर तुमने पहले कैसे भरे थे वो ऑर्डर देखना ध्यान से। 1 2 3, फिर ऊपर गए थे 4 5, फिर नीचे आए 6 7 8। मतलब तुम लोगों ने सबसे पहले D to D में ट्रांजिशन किया, मतलब 1 से ऊपर गए। अगर तुम D से D में ट्रांजिशन करोगे, अगर D और D का ट्रांजिशन होगा, अगर D और D का ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन यानी कि ऊपर से नीचे का लेन देन करेंगे, कुल मिला के जब वीक लिगेंड्स होंगे तो D से D ट्रांजिशन करने पर कलर कैसा निकल के आएगा? कलर्ड होगा। कंपाउंड D के D ट्रांजिशन में कलर्ड होगा। एक्चुअली में द मोस्ट इंपोर्टेंट और कभी फेल ना होने वाली चीजों में से तो ये की है। जब तुम D to D ट्रांजिशन करते हो तब कंपाउंड कलर माना जाएगा। ऐसा तुम्हें ये सब करने के बाद में अपने रीजन में लिखना होता है कि इस वाले कंपाउंड में NiH2 का होल 6+2 के अंदर D to D ट्रांजिशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ H2O इज अ वीक लिगेंड। लेकिन NiCl4-2 में D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हुआ। सबसे पहले तो 1 2 3 4 इसमें D से D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसमें सबसे पहले नीचे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। और जब यहाँ पे D D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता तो पॉसिबल ना होने के कारण ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? कलरलेस। कुल मिला के सबसे पहला और मेन लॉजिक
अगर डी और डी का एक्सचेंज होगा, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आएगा तो कलर्ड है, वरना अगर पहले नीचे के भले गए वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर यार, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसा निकल के आएगा वो, कलरलेस। ये है थ्योरेटिकल लिखने वाली कहानी, और शायद यही लॉजिक था ऊपर वाले का भी कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करके डाइवेंटिक वो बचाने के बाद में भी। पर है ना कि थोड़ी सी बुरे केस है, ये एनआई बहुत बुरा आदमी है। अगर डी से डी ट्रांजिशन होगा तो कलर्ड, अगर डी से डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलरलेस। इस बात को अपने दिमाग के ऊपर छपा लेना हर हाल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। मतलब दुनिया को फंसाने के लिए सबसे बढ़िया पैंतरा यही है। सभी लोग अगला काम करें, तो मुझे देख के बता सकते हो एफिशिएंट ये कैसा होगा, बता। कलरलेस एफिशिएंट 6, अरे NiCN4। चलो एक काम करते हैं, एक मिनट सभी लोग इसका बना के देखें, इन दोनों का बनाओ, इसका बनाओ इसका बनाओ अलग से। FeS2 का होल 6 और FeCN का होल 6, ये सब जो भी है तरीके से तुम्हारा थोड़ा टाइम जाता है इन चीज़ों पर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। माइनस के 4 और ये वाला बनाए FeH2 का होल 6 प्लस के 2। सभी लोग Fe का नंबर पक्का हिसाब किताब लगा लेना, कितना होता है उसका नंबर है, कितना 26। हाँ बात है ना, वक्त बदल जाते हैं इनमें। अरे यार बहुत बहुत बुरा खेल है ये तो सच में। चलो ध्यान से करिए। भाई ये वाले पहले जो 6 CN ये कहाँ पे आएंगे, 6 के 6 नीचे ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर गए कि नहीं गए ना, तो कैसा कलरलेस। सबके सब नीचे ही आएगा पहले, 1 2 3 4 5 6, ऊपर ही नहीं गए तो कोई कलर नहीं है। और यहाँ पे बदलना 6, जब तो यहाँ 6 बदलोगे 1 2 3 ठीक है भाई, वो 4 5 और फिर ये कैसा है, कलर्ड है। ऊपर नीचे ट्रांजिशन हुआ, नीचे के ऊपर गए फिर घूम कर आए। बस सिंपल सिंपल सा खेल जो तुम्हें दिखाई दे कि अगर ऊपर नीचे ट्रांजिशन होता है, नीचे की ट्रांजिशन नॉट पॉज नहीं हुआ तो कोई कलर नहीं है। और यहाँ पे अगर हुआ कि नीचे के भरने से पहले ऊपर भी गए फिर दोबारा नीचे लौट कर भी आए हैं, ऊपर नीचे दोबारा लौट कर आए, तो कैसा है फिर ये कलर्ड है। बस आने वाले खेल थोड़ा सा रिपीट हो जाता तो दिमाग सही चलता है, इसलिए तुम्हें दोबारा करने ही करने, आधार में बनना तो कोई फायदा है ही नहीं। से बढ़ा दिया, हाँ ठीक है, ठीक आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 22वां रोक दो फिलहाल, सभी लोग 23वां करेंगे। इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे।
इन सभी में डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन यानी कि T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताने हैं। इन सब में T2 में कितने, E में कितने, T2 में कितने, T2 में कितने, E में कितने, वो सब कुछ बताने। इस वगैरह कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ बस तुम्हें ये समझाना चाहता है कि Cl2 और En कहाँ पे पास पास लगे हुए हैं। ठीक है, सभी लोग ट्राई करें पहले सवाल से। चलो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले सभी की। डी ऑर्बिटल यानी T2 में कितने आएंगे और E में कितने आएंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम समझ गए होंगे ऑब्वियसली। करना स्टार्ट करें एक एक करके, तीनों सवालों के जवाब मांगूंगा मैं एक एक करके। पहला लिख दिया K3 कोबाल्ट ऑक्सीडेटो C2O4 3 कोबाल्ट 8 थर्ड K3 ब्रैकेट कोबाल्ट C2O4 का होता है। पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्या निकालना, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल T2 में कितने और E में कितने। तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत आसान है। बताना पहले का स्टेट वो बताओ, पहले की ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकल के आएगी, 3। ठीक है, इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, इससे कितने लिगेंड अटैच है, मतलब कितना नंबर है इसका, 3 नहीं है 6 आंसर, 6 है इसका नंबर। C2O4 कैसा है, बाइडेंटेट है, 2 दांत है उसके और 2 इंटू 3 है, उसका 6 निकल के आएगा फंसे पहली बार में। अब इसका डी ऑर्बिटल निकालो शांतिपूर्वक कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। C2O4 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक है, तो ध्यान से भर के निकालो तरीके से। कोबाल्ट का नंबर बताओ पहले मुझे, 27, 18 आर्गोन तक आ जाएंगे, 4s 2 और 3d 7। इसकी स्टेट है +3 का मतलब 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकाल दिया मैंने। तो जब मैं +3 बनाता हूँ कोबाल्ट को तो कुछ ऐसे बनेगा, आर्गोन में 4s तो आएंगे 0 और 3d में कितने आएंगे 6, 3 निकाल दिए। अब तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, ऊपर कौन जाएगा, 6 ना नंबर 6, ऊपर कौन जाएगा और नीचे T2G भरो, 6 की 6 भरो। बंदी 6 बंदी है, कितने बताओ, T2 में कितने आएंगे और E में कितने आएंगे। इस आंसर को ना कहीं लिख लेना, पर जहाँ लिख लो ध्यान रखना। तुमने T2 मुझे बताए 4 और E में कितने बताए, 2 बताए, ध्यान रखना। दूसरा करो, कोई चक्कर नहीं है, 4 है। दूसरा 4 है तुम्हारे पास में, Cr Cl2 En का होल ट्वाइस 4 है वाकई में। चार है कि 6? En बाइडेंटेट है कि डाइडेंटेट है, मतलब मोनो है कि बाई है, En
तो कितने हुए फिर 4 और 2 6 हुए ना बनाओ। ये इसीलिए एक्सेस खत्म नहीं हो सकती, उसका लॉजिक है, मतलब सवालों का लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये सारे आंसर ना को ध्यान से रखना अपने पास, तुमने मुझे क्या क्या आंसर बताया है। 6 क्यों है? क्योंकि EN की 2 होती है, 2 2 नहीं 4 और CL में भी 2 हो गए तो 6 हो गए टोटल। अब करो उसकी स्टेट निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग चुका है, डी ऑर्बिटल बना दो। मेरे करने में तुम्हारे कराने में ना बहुत फर्क आता है, तुम्हारी स्पीड स्लो होती है, थोड़ा मन भी विचलित होता है, पर मुझे कराया नहीं जाएगा तो फायदा नहीं है। मैं कर तो दूंगा पर फिर बेनिफिट नहीं निकलेगा। ये बात तुम समय के साथ सीख जाओगे। जरा बताएंगे कि करके स्पीड क्या रही है इसकी? +3, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 6 भी ध्यान रखो, तुमने 6 बोला है ना, ठीक। चलो अब CR का नंबर कितना होता है जी? 24, यानी जब बटेंगे तो 18 R1 तक आ जाएंगे, 4s 1 और 3d 5। तुम्हें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 कहाँ से निकलेंगे बताओ पहले? एक तो इसमें से और 2 इसमें से, तो 4s 0 और 3d 3d3। तो जब बांटेंगे तो ऊपर चला जाएगा E और नीचे आ जाएगा T2। 3 बदलने, तीनों के तीनों कहाँ पे? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग फिलहाल इसका आंसर है T2 में, T2G में 3 और EG में 0। ठीक है, तीसरा कदम चलो बताओ, निकाले। CFT ये मतलब थ्योरी बड़ी बुरी थी, सवाल फिर भी सही निकलते हैं, निकालते जाओ तुम लगातार। वर्ल्ड का नंबर 27। ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से। जब तक कहा जाता है घर पे पढ़ो तो ऐसे ही, घर पे ऐसे पढ़ना होता है, किताब लेके बैठो और सवाल करो शांति से 2-3 घंटे में, 10-15 हो गए बहुत है। इसे कहते हैं यहाँ तो बैठे करने वाली पढ़ाई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आया? 4। अब डी ऑर्बिटल निकालने के लिए पहली बात तो कोबाल्ट का नंबर 27, 18 आर्गोन, 4s2 और 3d 7। और उसके पश्चात जब +2 बनाएंगे तो आर्गोन तो ठीक है, 4s में से रह जाएंगे 0 और 3d में आ जाएंगे कितने? 7। उसका जब बांटोगे तो ऊपर कौन जाएगा? T2 और नीचे कौन आएगा? E। तो इलेक्ट्रॉन 7। स्ट्रॉन्ग की वीक, अरे कुछ भी है, कोई चक्कर थोड़ी पड़ता है, शायद पड़ता है ये वीक की स्ट्रॉन्ग
वीक है तो वीक है तो भरेंगे ध्यान से, अगर वीक है ध्यान से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई ईजी में कितने, ई में कितने और T2 में कितने 3। अगला करो। हो जाती है एनसीईआरटी फर्स्ट राउंड में। चौथा MnH2O राउंड 6, इसके ऊपर चार्ज कितना वैसे शायद +2 होगा, +2 ही होगा। ये वाला x है, ये वाला 0, ये वाला +2, x के निकल के आएगी 2 Mn 1/2। पहले वो वाला काम करता हूँ मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई +2, हाँ 2। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आएगा 6। और अब बात है उसकी, तो पहली बात Mn का नंबर कितना है 25, यानी कि 18 तक तो सेफ जाएगा। उसके बाद में 4s2 और 3d 5। फिर बात है +2 जब बनाएंगे तो s में से s में रह गए 0 और 3d में कितने रह जाएंगे 5। उसके बाद में अगली काम की बात ये है कि 6 लोग हैं ना, तो Eg ऊपर और नीचे कौन सा T2। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग, वीक है तो 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5। T2 में कितने 3 और Eg में भी कितने 2। अगला जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 देखें। पहली बात क्या बताना है आईयूपैक नेम, दूसरा क्या बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा क्या बताना है इलेक्ट्रॉनिक, यानी वही बताना है T2 Eg वाला ही। उसके बाद में क्या बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यहाँ तक तो सवाल लगभग पहले जैसा ही है 23 में जैसा। लेकिन उसके बाद में जो अगली चीज दैट इज आल्सो गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या चीज थी, स्टीरियो आइसोमर में 2 टाइप के आइसोमर थे अगर तुम्हें याद आए तो, एक तो ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। तो इनके ऑप्टिकल भी बनाने और ज्योमेट्रिकल भी बनाने, सवाल लंबे बहुत है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों बनाने हैं। ऐसा तुम्हें लगता है कि लंबे होते हैं लेकिन ज़्यादा बनेंगे नहीं, दरअसल ये भी कहानी होगी। और फिर क्या बताना है इनका मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब एक ही सवाल में कितने सवाल हैं 1 2 3 4 5, 5 में भी 3 4 नहीं बन जाएंगे और 6। ऊपर से दिखने वाले 6 सवाल है लेकिन अंदर जब करेंगे तो वो कुछ 10 दिखाई देंगे, क्योंकि जब तुम केमिस्ट्री बनाओगे उनकी केमिस्ट्री ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल तब बहुत बढ़िया अच्छा खासा खेल निकल के जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें इसको फिलहाल नहीं करवाता, मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ। मैं कम से कम बची कुछ चीज़ों को इकट्ठा लेने के काबिल तो रहूँगा, मुझ पर कल समय भी रहेगा तो मैं निपटा दूंगा समय से। हाँ भाई 5.26 ध्यान से पढ़ के बताएंगे व्हाट इज चिलेट इफेक्ट। चिलेट किसे कहते हैं, चिलेट सुना तो था शायद, जिलेट चिलेट 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 का ऐड वो कर रहे थे, क्या नाम था उनका, वो आईपीएल में थे वो नेता है वो रवि है
ध्यान नहीं मुझे, बिहार के हैं वो हैं, हाँ रवि किशन सही कह रहा है। एक और था उसमें लड़का, वो थक जाता है खेलते खेलते, तो उससे पूछता है कि पानी पी ले भाई, तो वो कहता है कि ठंडा पानी पी के मेरे आगे बढ़ने का जोश भी ठंडा हो जाएगा। मेरे मन में वैसे तो चाय पी ले अगले दिन विराट बन जाएगा तू कदम पी के। हाँ भाई, चिलेट इफेक्ट किसे कहते हैं? चिलेट इफेक्ट यानी कि जब कोई भी लिगेंड अटैच हो किसी मेटल एटम से तो कैसी शेप बनाए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बनना ही क्या कहलाता है? चिलेट इफेक्ट। इसका कोई बढ़िया से एग्जांपल है ना जी? एग्जांपल अभी तो बहुत सारे ऊपर गए, ये लिखता हूँ, ये देखो अपने पास में मैं तो ये लिख देता हूँ, जैसे ये वाला CuC2O4 का उत्तराइस, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज है, बात ये कि इसके हम लोग रिंग लाइक कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनता है CO है, CO कोबाल्ट, इसमें कौन अटैच है? C2O4, तो C2O4 ऐसे करके इस तरह से, मतलब C2O4 ऐसे अटैच हो जाएगा इसमें, इसके द्वारा से C2O4 द्वारा C2O4 पंखा, ये रिंग लाइक शेप बनती है। जहाँ पे गोल गोल शेप बन जाए वो कैसी है? ओसिलेट इफेक्ट कहलाता है। ये बात ध्यान रखें। ओसिलेट इफेक्ट बनाने की लिगेंड कैसा नहीं होना चाहिए? मोनो ना हो, कम से कम दो वैलेंसी, दो दांत तो रखता हो, जिससे कि जब दोनों से गड़ाएगा तब जाके गोल बनेगा। एक दांत गड़ के गोल शेप नहीं ले सकता, और गोल का मतलब गोल ही नहीं होता, बिल्कुल सर्कल ही बनना चाहिए। मतलब अगर क्लोज है तो वो चिलेट इफेक्ट है। कुल की बात ये है, क्लोज यानी कि चिलेट इफेक्ट। बस ये वाली चीज ध्यान रखें, हल्की फुल्की सी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5.27 सुनो, थ्योरेटिकल है पूरा, इसलिए ध्यान से सुनना ही है। डिस्कस ब्रीफली गिवन एग्जांपल इन ईच केस रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट, बायोलॉजिकल सिस्टम में आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है? बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी ह्यूमन बॉडी वगैरह में इन सब चीजों का क्या इस्तेमाल है? ये चैप्टर हमारे लिए किस जगह पे यूजफुल है, ये काम की बात। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सबसे काम की चीज तुमने सबसे पहले दिन लिखी थी। हमारी बॉडी में एक कंपाउंड है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरियर। वो किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है? आयरन से। सुना आयरन की कमी होना, शरीर में लोहे की कमी, आयरन की कमी, वो लोहा बहुत बुरा लगता है कहने में, आयरन की कमी ही अच्छा लगता है। तो जो आयरन है वो हेल्पफुल है हीमोग्लोबिन बनाने में। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो मैंने शॉर्ट लिखा कि हीमोग्लोबिन किसमें? इन ह्यूमन इज वेरी एसेंशियल कंपाउंड, इज वेरी एसेंशियल एंड मेड अप ऑफ। अब मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे मजे नहीं आते ऐसे ज़्यादा लिखने में। मतलब जिस बात में थोड़ी सी गहराई थी मैं उसको 10-20 मिनट तक खींचता गया, क्या फायदा? हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन इज वेरी एसेंशियल एंड इज मेड अप ऑफ, बस पहला लिख रहा हूँ, इज मेड अप ऑफ किसका? ये आयरन से बनता है, आयरन की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनता है। और एक बार लिख देता हूँ इसके अंदर, जो एक्चुअली में एनसीईआरटी का आंसर है, वो है फोटोसिंथेसिस में एक कंपाउंड इस्तेमाल होता है प्लांटों में, कौन सा? क्लोरोफिल। और वो किससे बनता है? Mg से। क्लोरोफिल जो बनता है वो Mg नाम कंपाउंड से बनता है। तो पहला पार्ट तो ये खत्म कि बायोलॉजिकली इसका क्या इस्तेमाल है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं ये लोग? मेडिकल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या इस्तेमाल है? मेडिकल में स्पेशल किताब की कोड बताता हूँ। प्लेटिनम है, प्लेटिनम उसका एक कंपाउंड है, सिस प्लेटिनम करके बनाते हैं, सिस प्लेटिनम। वो इस्तेमाल होता है ट्यूमर वगैरह रोकने में। ट्यूमर जानते हो? हाँ, वो मतलब बॉडी में जो मतलब फोड़े होते हैं एक टाइप से, ट्यूमर ऐसा मान लो। तो प्लेटिनम इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूमर, उनके बैक्टीरिया को वगैरह मारने में। कैंसर ट्रीटमेंट में भी एक आइसोटोप इस्तेमाल होता है, वो आगे जाके देखते हो तुम लोग, कोबाल्ट वगैरह। लेकिन बहुत से काम की चीज़ है। मेडिकल में मैं लिख देता हूँ सिंपल, प्लेटिनम। मेडिकल में प्लेटिनम टू प्रिवेंट ट्यूमर वगैरह, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद में तीसरे पे आता हूँ। अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब कि प्रैक्टिकल जो तुम्हारे होते हैं, उस प्रैक्टिकल में एक चीज़ तुम आगे जाके सीखोगे। किसी भी कंपाउंड का टेस्ट अगर किया जाए तो उसमें कौन सा रेडिकल है, कौन से आयन है, वो किस प्रकार का कंपाउंड है। जैसे कि सिंपल अपने पास में 3 लिक्विड रखे हैं, उनमें से एक पानी है, एक जहर है, ठीक है, और एक कुछ अच्छा स्वादिष्ट सब कुछ भी है, टेस्टी सा शराब है। तो
बात ये कि तीनों पता नहीं लगा सकते तुम देख के। अब तुम कैसे पियोगे, कौन सा पीना, एक ही तुम्हें पीना पक्का। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए केमिस्ट्री का। पीएच पेपर वगैरह चलो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये तो बताने वाली बात हो गई। ऐसे केमिस्ट्री में जब तुम प्रैक्टिकल करने उतरोगे तब तुम सबसे पहले प्रैक्टिकल नाम सुनोगे, उसका नाम होगा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री में, ठीक है। मोल साल्ट वगैरह ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सुनोगे तुम, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल में कि वो कौन सा कंपाउंड है, उसका क्या कलर होगा, उस पर कितने आयन्स हैं, इन सब कुछ पता, इन सब बातों का पता लगाने के लिए भी तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हो। और ये दोनों बातें तुम्हें जिस गहराई समझ में आती है उतनी गहराई समझ में नहीं आती, क्योंकि तुमने ऐसे कोई प्रैक्टिकल किया नहीं है। और मैं उस बात को थोड़ा सा रोकते हुए लिख देता हूँ कि केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग करते हैं तब यूज्ड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड are useful. Complex compound are useful in finding nature radicals, radical ions, radical यानी कि ions, color of other compounds। ये दूसरे कंपाउंडों के बारे में पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं कि किस पे कितना आयन है, किस पे कितना चार्ज है, किसका क्या कलर है, किसकी कितनी कंसंट्रेशन है। मतलब बहुत सी जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री के अंदर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह जैसे फॉरेंसिक लैब, वो डॉक्टर सालुके वाली लैब, एक्चुअली वही वाली, वो बहुत सी चीज़ों को मतलब चेक करके बता देते हैं कि बॉडी कब एक्सपायर हुई है, कब मरी है, कितने समय पहले उसकी डेथ हुई होगी। तो सब कुछ इन्हीं कंपाउंडों में रिएक्शन कर करके पता लगाते हैं कि रिएक्शन इतने टाइम में हो रही है, तो लगभग इतने समय पहले उसकी डेथ हुई होगी। हमें वो आता नहीं है, पर उसके यूज़ हैं। ऐसा नहीं कि जो हम जानते नहीं उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो अगली काम की चीज़ आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका KGF, सोना निकालना। सोना ऐसा नहीं कि तुम खदान में जाओगे, खोदोगे, ईंटें निकल आएंगी, गोल्ड के बेच आओगे बाजार में जाके, ऐसा नहीं होता। सोना दरारों फंसा हुआ होता है। जैसे अपने पास में कोई दीवार है, इसमें मतलब इतनी बड़ी दीवार में मुश्किल से आधी ईंट सोना, मतलब अलग अलग जगहों पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलता सोना जब हम लोग सोचते हैं। ऐसे मिलता, बताता हूँ मैं तुम्हें। एक ट्रॉली भर के रेत, उस रेत में कुछ जगहों पे सोने के कण, उनको हीट करते हैं। हीट करने से सोना पिघलेगा, रेत थोड़ी पिघलेगा। सोना पिघल के अलग किया जाएगा, रेत अलग किया जाएगा। मतलब ऐसा मान लो कि एक ट्रॉली भर के रेत में जो सोने की रेत है, उसमें कुछ इतना सोना आ जाए तो बहुत मान लो, हल्का फुल्का इतना बहुत। उसको रिफाइन करते हैं, बहुत सी प्रोसेस होते हैं। सोने को निकालने की जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। मतलब अलग अलग धातुओं को निकाला जाता है। एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सब कुछ पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, बनाए थोड़ी जाते हैं। तो काम की बात ये है कि जब इन मेटलों को निकाला जाता है, वो रिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। मतलब इनके ऊपर अगर लेयर चढ़ जाती है, उन लेयरों को हटाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये जो जंगल है, इस पर पेंट है, तो पेंट हटाने का तरीका क्या है कि सब बाजार से रेगमाल लाएंगे, धुआंधार घिसेंगे, ये नहीं है। मतलब केमिकल चाहते, केमिकल डालो इनके ऊपर, अपने आप छुटके अलग हो जाएगा। तो साफ हो गया, तो लोहा साफ कर दिया। वैसे करके अपने पास में जो गोल्ड पाया जाता है, स्पेशली गोल्ड के बारे में सबसे मेन निकालने वाला धातु गोल्ड ही है। तो गोल्ड, इसका सिंबल AU। ये जो साइनाइड पाई जाती है एटमॉस्फेयर जमीन में, उससे रिएक्शन कर जाता है, बना देता है AuCl का गोल्ड ट्वाइस। ये ऐसा कुछ बना देता है उसके साथ में। अब इसको रिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको रिफाइन करते हैं, बहुत बड़ी प्रोसेस है। ऐसा ही नहीं है कि सोने के रेट कोई हल्के फुल्के कारण से ज़्यादा बढ़ गए हैं। 1 करोड़ का आएगा 1 किलो फिलहाल की डेट में। 1 किलो सोना, उन्होंने कल 1 किलो केसर सुनी थी 3 लाख, सोना 1 करोड़, ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है। 97 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। और इस पे 1 करोड़ मतलब 1 किलो सोना हो तो इज टू रिच। बात पैसे की वैल्यू नहीं है कि 1 करोड़ है, बात है कि एक एसेट है, वो सॉलिड एसेट है। लेकिन लोगों का इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया किस में महसूस होता है, और वो एक्चुअली में है भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी। बिकॉज उसका रीज़न है कि वो चोरी नहीं हो सकती। कोई उसे उठा के नहीं ले जाएगा, सर रात को मेरा प्लॉट ले गए। खैर, जरा ध्यान से आगे चलते हैं। मैं तुम्हें
थोड़ा सा जल्दी खींच देता हूँ इसमें, 1 मिनट रुकना बस। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, CONS3 का होल्ड राइज 6Cl2 कि जब टूटेगा तो कितने आयंस बनेंगे, ये कुछ ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लिखा। CONS3 का होल 6 के बाद Cl2, हाँ भाई टूटने पे कितने आयंस बनेंगे। तुमने ये उस दिन देखा जब मैं तुम्हें सबसे पहले सवाल कराने स्टार्ट किए थे कल, 2 बनेंगे। उसके बाद एक और सवाल था, मतलब PT थे, मैंने तुम्हें 4 लिखा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसके बाद में Cl2 है तो इसमें कितने आयंस बनेंगे, 2 आयंस बनेंगे, 2 आयंस ऑफ Cl नेगेटिव, Cl के 2 आयंस निकल के आएंगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। अगला देखिए, ये पूछा इनमें से कौन से का मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट होगा, तो सबका क्या निकालना, μ = n × n+2। तुम कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल करोगे, CFT या VBT। ये सादे लिगेंड कैसे, पहले ये बताओ। सादे वीक है तो पेयरिंग तो किसी में नहीं होनी है। Cr का नंबर कितना होता है, 24, Fe का नंबर और जिंक का 30। तुम्हें ये पता लगाना है में से किसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट होगा। शायद एक आसान सवाल है, निकाल सकते हैं हम सभी लोग, चाहे CFT लगाओ चाहे VBT। CFT मच बेटर ऑप्शन, VBT। अब होंगे स्टफ होने मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा। अब ये स्टेबिलिटी वाली बात नहीं पता, स्टेबिलिटी वाला चक्कर नहीं पता कि स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसको अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक ये नहीं पता कि व्हाट विल द कलर और वेवलेंथ, ये वाला तो वर्ड भी यूज नहीं करा कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो यूं ही नहीं एनसीईआरटी कराई जा रही, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ऑन द स्पॉट बतानी होती हैं, वो चैप्टर के बीच में नहीं डिस्कस हो सकती है। इस वजह से तुम्हारे पास में कितने सवाल बचते हैं वो देखें। एक तो 30-31 मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। 30-31 और 25, सभी लोग घर से 24 करेंगे पहले, ध्यान रखना। हमारा आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 24। बाकी जो भी है मैं तुम्हें लिखा दूंगा कल, जहाँ तक हर हाल में फिनिश कर देंगे, चाहे कितने कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो कल ही करते हैं सर। बहुत भारी काम है एनसीईआरटी एक्सेस करना, क्योंकि उसमें किसी बालक को बहुत लंबी देर तक बिठाना, उसको बहुत सी बातें नहीं दिखाना। मैं